नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। जी हाँ, वैदिक सभ्यता का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी विशेष कारण था लोहे की खोज। जी हाँ, लोहे की खोज। पहले देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल जहाँ 1500 से 1000 BC के बीच माना जाता है, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC के मध्य माना जाता है। इसका कारण क्या था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटना पड़ा। तो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था लोहे की खोज। जी हाँ, लोहे की खोज। लोहे की खोज 1000 BC के आसपास हुई थी, और लोहे की खोज ने लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेके आया। असातीत वृद्धि हुई, चाहे वो कृषि में हो, उद्योगों में हो। तो इससे लोगों के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, हर प्रकार के जीवन में उसको परिवर्तन लेके आया। तो देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे क्या परिवर्तन हुआ और उसमें क्या चेंजेस थे पूर्व वैदिक काल के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी? तो कबीलों का आकार बड़ा हो गया था। जी हाँ, कबीलों का आकार बड़ा हो गया था। जहाँ कबीलों को पहले जन कहा जाता था, अब उसे जनपद कहा जाने लगा था। तो क्या कहा जाने लगा था? जनपद। अब ये जनपद क्या होते थे? तो कहीं कहीं होता था कि दो कबीलों को मिलाकर एक जनपद बना दिया जाता था, या बहुत सारे जनों को मिलाकर एक जनपद बना दिया जाता था। तो उसी प्रकार जैसे एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो एक भरत जन और एक पुरु जन, इनको मिलाकर कुरु जनपद बना था। जी हाँ, तो उसी प्रकार कबीलों का आकार बड़ा होकर जनपद हो गया था। अब देखा जाए तो राजा का महत्व बढ़ गया था। जी हाँ, जहाँ पहले पूर्व वैदिक काल में राजा को मात्र देखभाल और सुरक्षा की दृष्टि से रखा जा गया था, तो इस काल में राजा का महत्व पहले से बढ़ गया था, और उसकी स्थिति जो थी वंशानुगत हो गई थी। वंशानुगत मतलब पहले प्रजा के बीच से चुन के राजा बनाए जाते थे, लेकिन इस बार इसमें क्या होता था कि राजा का पुत्र ही अब राजा बनेगा, ऐसा नियम बना दिया गया था। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया था। सभा, समिति आदि का महत्व कम हो गया था। जी हाँ, राजा के सहायता के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि राजा की सहायता के लिए सभा, समिति और विदथ और गण जैसे संस्थाएं बनाई गई थी। तो उन सब का महत्व कम हो गया था। तो निश्चित है कि जब राजा को ज़्यादा महत्व मिलना शुरू हो जाएगा, वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी ही चलेगी। तो उसके अंदर जितनी भी संस्थाएं थी उन सब का वैल्यू जो था घट गया था पहले के मुकाबले। रत्निम का महत्व बढ़ गया था और उसकी संख्या भी बढ़ गई थी। जहाँ रत्निम कौन थे? तो राजा की सहायता के लिए ही कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें रत्निम कहा जाता था। जैसे पुरोहित, सेनानी, पुरूप, स्पष्ट, ये सब रत्निम कहलाते थे। तो क्या हुआ था, इन लोगों का जो महत्व था वो बढ़ गया था पहले के मुकाबले, और इसकी संख्या भी बढ़ गई थी। रत्निम 17 हो गए थे। पहले जहाँ 4-5 रत्निम हुआ करते थे, वहाँ रत्निम की संख्या 17 हो गई थी। कर की व्यवस्था नियमित हो गई थी। जहाँ पूर्व वैदिक काल में कर ऐच्छिक था, धनाढ़ लोग अपनी मर्जी से दिया करते थे, उस पर किसी तरह का बाध्यता नहीं थी, लेकिन यहाँ कर को था नियमित कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। इसका कारण क्या था? वही लोहे की खोज। लोहे की खोज के कारण जो आशातीत वृद्धि हुई, लोगों का संपत्ति बढ़ना शुरू हुआ, पैसे का बढ़ना शुरू हो गया, संपन्नता ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो इसके चलते क्या हुआ कि करों में को नियमित कर दिया गया था। अब वो ऐच्छिक नहीं रह गया था।
सेना की संख्या में वृद्धि छोटे स्तर पर था और नियमित था। जहाँ सेना उस वक्त कोई नियमित सेना नहीं होती थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था कि सेना जो था वो कुछ हद तक नियमित कर दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक नियमित कर दिया गया था, क्योंकि राजा के पास अब कर के रूप में पैसे जमा होने लगे थे, तो छोटी सी सेना रख ली गई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा सेना के स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं आया। न्याय व्यवस्था पूर्ववत, तो जहाँ न्याय व्यवस्था को देखा जाए तो पहले की तरह था। स्थानीय जो आधार पे था, पंचायत लोग करके बैठ के तो खुद से ही अपना जो फैसले लिया करते थे, न्याय व्यवस्था की जाती थी, उसी तरह था। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया। अब जरा हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। कौन था? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। अब उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते सबसे छोटी इकाई परिवार थी, उससे बड़ी ग्राम, फिर उसके बाद विश्व, फिर जनपद, आगे महाजनपद, इस तरह से बढ़ते जाता था। परिवार पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्थित था। जहाँ पूर्व वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था, वहीं उत्तर वैदिक काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक ही था और वर्ण व्यवस्थित हो गया था। जहाँ तो पहले था कि वर्ण व्यवस्थित नहीं था, परिवार के हर लोग अलग अलग वर्ण के होते थे, लेकिन इसमें क्या था, वर्ण व्यवस्थित हो गया। मतलब परिवार, एक ही परिवार में एक ही वर्ण का लोग होने लगे, इस तरह की व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन थी वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था नियमित और वंशानुगत हो गई थी। जहाँ पूर्व वैदिक काल में लोगों को इच्छा से वर्ण चुनने की आज़ादी थी। जो शिक्षा दे रहा है वो ब्राह्मण बन जाता था, और जो लड़ाई झगड़े में तेज था वो क्षत्रिय बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ नियमित हो गया था। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी अपने इच्छा से कोई भी वर्ण चुन ले, नहीं, अभी ये नियमित हो गया था और वंशानुगत हो गया था। अगर पिताजी ब्राह्मण हैं तो बेटा भी ब्राह्मण, पिताजी क्षत्रिय हैं तो बेटा भी क्षत्रिय, और उसका क्रम जो है वो सब इसी तरह चलता जाएगा। ये पहले की तरह ऐच्छिक व्यवस्था नहीं रह गई थी। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक माना जाता था। यहाँ पहले भेदभाव नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में अब भेदभाव शुरू हो गया था वर्णों के बीच। और शूद्र जाति जो थे, छोटे जाति के लोग जो थे, उनको बड़े वर्णों का या उच्च वर्णों का सेवक मानने जाने लगा। थोड़ा सा हे दृष्टि से देखना, हीनता की भावना आ गई थी। एक नई व्यवस्था शुरू हुई थी, गोत्र व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में एक नई व्यवस्था गोत्र व्यवस्था के शुरू हुई थी। अब ये गोत्र व्यवस्था क्या थी? वहाँ क्या था कि गायों को पालने के लिए, गायों के बहुत बड़े समूह को पालने के लिए कुछ लोग रखे जाते थे। गायों को देखभाल करना, उसका हर तरह से सेवा करना, तो इस तरह का एक समूह जो था उसे गोत्र कहा जाता था। जी हाँ, जो देखभाल करने वाले थे उन्हें गोत्र कहा जाता था। तो ये गोत्र व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में ही थी। अब इन नियम भी कुछ बनाए गए थे। गोत्रों में आपसी विवाह निषेध था। अब जैसे एक समूह यहाँ है जो गोत्र बना के रह रहा है, गायों की सेवा कर रहा है, फिर एक दूसरा समूह है वो भी गायों की सेवा कर रहा है, वो भी एक गोत्र हो गया। तो इस तरह के गोत्र में आपसी विवाह निषेध था, नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार का नियम का प्रचलन वहाँ शुरू हो चुका था। अब आगे देखा जाए आश्रम व्यवस्था। आपने देखा होगा आश्रम व्यवस्था टीवी में, सीरियल्स में, कि कोई सन्यासी बन गए हैं, वानप्रस्थ मतलब गृह त्याग कर दिए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई। अब जो आश्रम व्यवस्था था उसे 25-25 वर्षों के अंतराल में विभक्त कर दिया गया था। सबसे पहले था आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता था? शिक्षा ग्रहण करना। मतलब जो काल शिक्षा ग्रहण करने का समय था उसे ब्रह्मचर्य कहा गया था, और इसका समय 0 से लेकर 25 वर्ष निर्धारित किया गया था। मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसे 25 वर्ष तक उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना पड़ता था। उस दौरान वो लोग
शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अगला था गृहस्थ जीवन। गृहस्थ, अब शिक्षा ग्रहण के पश्चात जो लोग थे उन्हें 25 से 50 वर्षों का ये समय था, उसे गृहस्थ जीवन कहा जाता था। इस काल में वो लोग विवाह और संतानोत्पत्ति करने का ये समय तय कर दिया गया था। ये अपना परिवार वृद्धि कर सकते थे इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत। उसके बाद था वानप्रस्थ। इसका समय था 50 से 75 वर्ष के बीच। इस दौरान वो लोग गृहस्थी का त्याग करते थे। अब गृहस्थ जीवन का वो लोग त्याग कर देते थे और ऐसे में क्या करते थे, तो लोग शिक्षा प्रदान करते थे। ज़्यादातर शिक्षा प्रदान करने का कार्य, लोगों की सेवा करने का कार्य, तो इस तरह से ये कार्य जो है वानप्रस्थ में किया जाता था। यहाँ पर गृहस्थी का त्याग कर दिया जाता था। अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब क्या होता है, गृह का त्याग कर देना। अभी वो हर तरह से जो बंधनों से, मतलब पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर वो लोग गृह त्याग करते थे और एकांतवास में रहते थे। जंगलों में चले जाते थे, तपस्या करते थे। तो ऐसा वो लोग संन्यास आश्रम के अंतर्गत करते थे। और इसका समय था 75 वर्ष से 100 वर्ष, या ये कहिए कि 75 वर्ष के बाद मृत्युपरांत तक। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। अब हम लोग देख लेते हैं स्त्रियों की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। अब जहाँ पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बढ़िया थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसको शिक्षा का, उच्च शिक्षा का भी अधिकार था। उन्हें समिति, विदत, इस सब में भागीदारी भी मिलती थी। लेकिन यहाँ पर पहले की अपेक्षा जो थी, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, काफ़ी गिर गई थी। हाँ, उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। अधिकार जो था सीमित कर दिया गया था उनको, जैसे समिति, विदत, इस सब में भागीदारी बंद कर दिया गया था। हाँ, जैसे समिति, विदत, इस सब में देखिए भागीदारी एकदम बंद कर दिया गया था। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। दहेज प्रथा के भी प्रचलन हो गया था। ये सब जो था एकदम, जितना भी कुरीतियाँ हैं धीरे धीरे व्याप्त होना शुरू हो चुकी थी। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों को उच्च शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। बस थोड़ी बहुत शिक्षा मिल गई, जितना ज़रूरत था उतना, उच्च शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को बुराई के रूप में देखा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में अब महिलाओं को सब बुराई के जरमाने मानना शुरू कर दिया गया था। एक तरह से कहा जाता था कि महिलाएं सब बुराई की जड़ है। तो ये सब उत्तर वैदिक काल में से ही शुरू हुआ। अब देखिए दासों की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में दासों की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया था, वो पूर्ववत ही थे। वहाँ शोषण नहीं था, बस दासों को अपने घरेलू कार्य के लिए रखा जाता था, उसका शोषण नहीं किया जाता था। अब एक नई चीज़ यहाँ पर भी, एक नई व्यवस्था शुरू हुई, विवाह प्रणाली। अब उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार की विवाह प्रणाली प्रचलित थी। पहला अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। ये दोनों विवाह प्रणालियाँ क्या थी, आइए देखते हैं। अनुलोम विवाह के अंतर्गत जो वर पक्ष था वो उच्च वर्ण का होता था, जबकि वधू पक्ष था वो निम्न वर्ण का होता था। अब क्या था कि इसमें वर है उच्च वर्ण का और वधू निम्न वर्ण का, तो उसके उत्पन्न संतान जो थी वो उच्च वर्ण की मानी जाती थी। और दूसरा प्रतिलोम विवाह, इसमें वर पक्ष निम्न वर्ण का होता था और वधू उच्च वर्ण की होती थी, लेकिन उसकी उत्पन्न संतान निम्न वर्ण से माना जाता था। मतलब देखा जाए तो एक तरह से गौर किया जाए तो यहाँ वर का जो वर्ण था, वर पक्ष का जो वर्ण था, उसी के आधार पर उत्पन्न संतान का वर्ण भी निश्चित किया जाता था। अगर वर उच्च वर्ण का है तो उसकी संतान भी उच्च वर्ण की होगी, वर निम्न वर्ण का है तो उसमें संतान भी निम्न वर्ण की ही होगी। इसमें स्त्रियों की का जो भागीदारी था यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता था कि वो उच्च वर्ण का है या निम्न वर्ण की। तो जहाँ तक देखा जाता है, इससे भी पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी, बहुत ही खराब स्थिति धीरे धीरे होना शुरू हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। अब एक बार देख लिया जाए उन लोग का खान पान कैसा था। उत्तर वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए
नृत्य, संगीत, घुड़सवारी, खेलकूद आदि का आयोजन किया जाता था। तो अब देख लेते हैं जरा सा आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी उस पर एक नज़र डालते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कृषि। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत अब कृषि हो चुका था। जहाँ पूर्व वैदिक काल में प्रमुख जो था अर्थव्यवस्था का स्रोत वो पशुपालन होता था, लेकिन यहाँ पर कृषि हो गया था। इसका कारण क्या था? ये लोहे की खोज। जी हाँ, लोहे की खोज से क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ? वनों की कटाई करके कृषि युक्त जो भूमि था उसका प्राप्त किया गया, अधिक से अधिक कृषि युक्त भूमि बनाई गई, खेतों की जुताई में आसान हो गया, कृषि के विभिन्न प्रकार के ठोस मजबूत औजार मिलने लगे और खेतों में बैलों का प्रयोग किया जाने लगा। अब हल जोतने के लिए बैलों का भी प्रयोग किया जाने लगा। मतलब अब कृषि जो था वो बृहद पैमाने पर होना शुरू हो चुका था। इसीलिए पहले की अपेक्षा कृषि ज़्यादा होने लगी थी, इसीलिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कृषि बन चुका था। यहाँ पे दूसरा प्रमुख स्रोत अभी भी क्या था? पशुपालन। जो दूसरा प्रमुख स्रोत था पशुपालन ही था, जिसमें गाय प्रमुख पशु थी और घोड़ा प्रिय पशु। यहाँ पे कोई अंतर नहीं आया था। पूर्व वैदिक काल में वहाँ भी गाय प्रमुख पशु थी और घोड़ा प्रिय पशु, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। अब देख लिया जाए आर्थिक स्थिति में व्यापार किस प्रकार का था उत्तर वैदिक काल में। तो कृषि आधारित व्यापार को बढ़ावा मिला। अब जब कृषि में जहाँ तक देखते हैं कि वृद्धि हो गई है, तो उसके आधारित व्यापार में भी अवश्य ही वृद्धि होगी ही। अधिशेष व्यापार। अब यह अधिशेष व्यापार क्या होता था? तो कृषि उपज काफ़ी बढ़ जाने के बाद अब लोगों के बीच क्या था कि जो वो लोग अपना उपभोग करते थे उस अनाज का, उसके बावजूद काफ़ी अनाज बच जाता था। अब ये जो बचा हुआ अनाज है इसी को अधिशेष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको अधिशेष कहा जाता था। अब ये जो बचा हुआ अधिशेष होता था, इसी का जो व्यापार जो शुरू हुआ उसे ही अधिशेष व्यापार कहा जाता था। मतलब लोग जो बचे हुए अनाज को मंडियों में ले जाते थे, उसको बेचते थे और उससे उसके बदले में कुछ और सामान खरीद लेना, विनिमय करना। तो इस तरह अधिशेष व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई, कृषि आधारित व्यापार। अब चले आंतरिक और कुछ विदेशी व्यापार भी अब प्रचलित हो चुके थे। जहाँ पहले आंतरिक व्यापार व्यवस्था ही चल रही थी, यहाँ पर कुछ विदेशी व्यापार भी अब शुरू हो चुके थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत थोड़े छोटे स्तर पे शुरू हो चुका था। मुद्रा का अभी भी प्रयोग नहीं किया जाता था क्योंकि मुद्रा का खोज अभी तक हुआ नहीं था। व्यापार के लिए विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता था। विनिमय प्रणाली का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जैसे हम गेहूँ दिए तो वो हमको उसके बदले में कोई और सामान जैसे तेल हो गया और दूसरा कुछ अनाज हो गया। तो इस प्रकार विनिमय प्रणाली जो है अभी भी प्रचलित थी। अब देखते हैं उद्योग किस प्रकार थे उत्तर वैदिक काल में। धातु आधारित उद्योग, मतलब अब लोहे की खोज हो चुकी थी तो अब धातु आधारित जो उद्योग था वो उसका भी विकास होने लगा। लोहारगिरी, अब लोहार भी होने लगे थे। पहले लोहार नहीं थे, अब लोहार होने लगे थे क्योंकि लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के औजार बनाना हो, कृषि यंत्र बनाना हो, हथियार बनाना हो, तो उसके लिए लोहारगिरी जैसे छोटे से उद्योग विकसित हो चुके थे। उसके अलावा कुंभकारी, मतलब कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के सामान बनाना, बढ़ाईगिरी, रथ निर्माण, ये सब जो था छोटे मोटे उद्योग उस वक्त चल रहे थे, प्रचलन में थे। नागरीय जीवन का विकास, अब लोगों के आर्थिक विकास हो चुका था तो निश्चय ही नागरीय जीवन की जो संरचना थी वो भी विकसित होना शुरू हो चुकी थी। पहले ग्रामीण था, अब धीरे धीरे नगर की ओर लोग बढ़ना शुरू हो चुके थे। वजह क्या था? आर्थिक विकास होने के कारण। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने
राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ लिया, राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, देख लिया आश्रम व्यवस्था क्या थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, दासों की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने उद्योग कैसे थे, व्यापार कैसे थे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल में। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर आधारित था। जी हाँ, जैसे पूर्व वैदिक काल जो था उसे हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि वो उसमें पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आधारित था। लेकिन अन्य 3 वेद जो थे, जैसे यजुर्वेद थे, सामवेद पे थे और अथर्ववेद जो था उस पर पूरी तरह आधारित था। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो इसमें था क्या, धार्मिक कार्यों में वृद्धि हो गई थी, पहले की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में वृद्धि हो गई थी, धर्म में आडंबर व्याप्त हो चुका था। अब देखिए जी, अथर्ववेद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अथर्ववेद क्या था। इसमें धार्मिक कर्मकांडों यज्ञ और जैसे जीवन मृत्यु, रोग, वशीकरण, इस प्रकार का जो था इसमें वर्णित है। तो इसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। साथ में यजुर्वेद में यज्ञ विधान का मतलब इसमें था वर्णन, उसी प्रकार सामवेद में संगीत का वर्णन था। तो इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर वैदिक काल में, जिसलिए धार्मिक कर्मकांडों में काफ़ी वृद्धि हो गई, धर्म में कुरीतियाँ, आडंबर आना शुरू हो चुका था। अब देखिए, इसमें ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। अब जहाँ धर्म कर्म का बात आएगा, पूजा पाठ की बात आएगी, यज्ञ विधान का बात आएगा, तो वहाँ तो ऑब्वियसली है कि ब्राह्मणों का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन जो क्षत्रिय थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अब ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया तो ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिए। लेकिन क्षत्रिय कहते थे कि नहीं भाई, हम तो रक्षा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबसे आप लोग को रक्षा करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर दोनों में श्रेष्ठता का संघर्ष शुरू हो चुका था। ब्राह्मण कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय कहते थे नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ पे देखा जाता है आपको उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के बारे में। अब देखा जाए तो प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। यहाँ प्रजापति को प्रमुख देवता माना जाता था। अब इसका कार्य क्या था? तो ये सृजन के देवता थे, मतलब किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, जैसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ प्रजापति को सृजन का देवता माना जाता था और वही प्रमुख देवता थे। अन्य देवताओं में विष्णु थे, जिसे प्रजापालक कहा जाता था, मतलब चलाने वाला, खाना अन्न पानी देने वाला। तो प्रजापालक थे विष्णु। रुद्र संहारक के रूप में और वरुण जल के देवता के रूप में माने जाते थे। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन शुरू हो गया था। अब जहाँ धार्मिक कर्मकांड में वृद्धि हुआ तो ऑब्वियसली ये क्या था कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन शुरू हो गया था। अब जैसे राजा थे, जो राजा बनते थे तो वो उस उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ करवाते थे। अपना क्षेत्र विस्तार करना हो तो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। अपना बल पराक्रम दिखाना हो तो वाजपेयी यज्ञ कराते थे। तो इस प्रकार के यज्ञों में काफ़ी बेतहाशा वृद्धि हुई। बड़े आयोजन शुरू हो गया बड़े बड़े यज्ञों का। इन यज्ञों में पशु बलि की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। जी हाँ, अब अश्वमेध यज्ञ, और नाम से ही है अश्व मतलब घोड़ा, मतलब घोड़े को ही बलि दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। अब वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा जिस प्रांत में, तो वो उस पर एक तख्ती लगा दिया जाता था कि अगर जहाँ जहाँ से घोड़ा जा रहा है वो राजा हमारे अधीनता स्वीकार कर लें, अन्यथा उसे युद्ध करने के लिए तैयार रहें। तो जो स्वीकार कर लिया वो तो उसके अंदर में चला आता था, और वरना उसके युद्ध करना पड़ता था। और इस प्रकार डिसाइड होता था कि कौन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। आपने रामायण वगैरह में भी पढ़ा होगा, श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसी प्रकार अन्य पशुओं में बैलों की भी बलि दी जाती थी। अब ये जो बलि प्रथा था, इसका उपनिषदों में निंदा किया गया कि नहीं, कहा गया तो नहीं, ये गलत है किसी जानवर को
मारना, उसकी हत्या करना और एक यज्ञ पूजा पाठ के नाम पे ये एक गलत है। तो इस प्रकार के कर्मकांडों का उपनिषदों में निंदा किया गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये भी कहना चाहूँगा कि नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है वो लिखना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये अच्छा लगा या बुरा लगा। एक तरह से एक प्रोत्साहन मिलता है, हमें लगता है कि पता नहीं कैसा लगा होगा, नहीं लगा होगा। और आपके अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स, जैसे भी हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा करें, बुरा हो तो भी आप कमेंट्स करें, ताकि हम उस पर सुधार करने का कोशिश करें। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।